अगर यही कांग्रेस होती तो कभी चर्चा नहीं कराती। यही ममता जी होती ना, सबको अंदर ठुकवा देती, गुंडे भेज भेज कर ठुकवा देती गेट के बाहर ही, सबके मैटर करा देती। विपक्षी और मेरा सौभाग्य है, देखो राहुल जी बैठकर मुझे सुन रहे कम से कम, तो शायद कांग्रेस के लोगों को कुछ सुदबुद्धि आ जाए कि आज तो वो सुन रहे थे हमारे नेता, तो हम भी सुनना शुरू कर दें, वरना आधे से ज्यादा बाहर ही रहते हैं जी। भाई सुन लेने दो, थोड़ी अकल आ जाएगी बेचारे के अंदर, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा भाई। सुन लेने तो, आज बैठे खुशकस्मी से ज्ञानवर्धन उनका भी हो जाएगा। और वो महामहिम श्री श्री 1008 नौटंकी लाल श्री केजरीवाल वो कहता है कि पड़ोसी राज्य कुछ कर ही नहीं रहे। 4 घंटे बाद दिल्ली से फोन जाता है और उसको छुड़ा दिया जाता है और हवाई जहाज में बैठाकर दुनिया अमेरिका के अंदर भेज दिया जाता है, भगा दिया जाता है। जहां पर इस पर्यावरण के दूषित करने की वजह से इतने दुनिया में कभी लोग नहीं मरे होंगे अध्यक्ष जी। लेकिन सेंसिटिविटी की मैं बात बता रहा हूं अध्यक्ष जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते हुए इस दायित्व को निभाने का कार्य आज से 20 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था अध्यक्ष जी। उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के विषय में अनेक प्रभावी कदम उठाए, जिसको उन्होंने अपनी, मैं कहना चाहता हूं, आप सदन के भी लोगों से मेरा निवेदन है, आप इस कन्वीनिएंट एक्शन बुक नाम की जो किताब है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य हैं, उनके बारे में उनको पढ़कर अगर देखेंगे तो बहुत लोगों का ज्ञानवर्धन हो जाएगा। ये लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र में परिचय देते हुए डेमोक्रेसी का विपक्ष के कहने पर क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा अध्यक्ष जी ने शुरू की। इसके लिए मैं सदन के अपने हमारे अध्यक्ष जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि हम किसी भी चर्चा से किसी भी रूप में पीछे हटने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हम दिल से, आत्मा से जन सेवा के काम करना चाहते हैं, 125 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति का काम कराना चाहते। करिए किस पर आप चर्चा करना चाहते। लेकिन हाउस को पिछली बार कैसे हाईजैक करके रखा गया था, क्योंकि मालूम है चर्चा होगी, अच्छे लोगों के काम होंगे तो इनको गिल्टी महसूस होगी कि हम तो कुछ कर नहीं पाए और ये इतना कर रहे तो बता रहे ये कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते थे, तुम कहां बुआ के घर गए हुए थे, तुम कहां इटली के गुणगान करने लगे रहते थे। इस देश के बारे में भी सोचते आप लोग। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण में वाइंड एनर्जी जो अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं उनका विजन देश के प्रधानमंत्री का, जिसको बार बार कहते हैं चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा नहीं कर रहे, कुछ कर नहीं रहे, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अरे डिक्टेटरशिप होती तो विपक्ष के सदस्य के कहने से पर्यावरण में आज सदन में चर्चा न हो रही होती। अगर यही कांग्रेस होती तो कभी चर्चा नहीं कराती। यही ममता जी होती ना, सबको अंदर ठुकवा देती, गुंडे भेज भेज कर ठुकवा देती गेट के बाहर ही, सबके मैटर करा देती। इसलिए अध्यक्ष जी 2002 में 119 मेगावाट बिजली वाइंड एनर्जी से उत्पन्न होती थी और जो 2014 में बढ़कर गुजरात में 3387 मेगावाट वाइंड बिजली का उत्पादन हुआ। ये तभी संभव था सर, गुजरात में कि मोदी थे तो मुमकिन हुआ है सर ये। इसीलिए सर इसके बाद एक अनोखी पहल, बाल ऊर्जा संरक्षण दल 3600 स्कूलों में। सर चलो, मैं गुजरात में तो इतनी बातें हैं, इनको कईयों को जाकर हार्ट अटैक और हो जाएगा, इनको तो पता ही नहीं था ये कैसे होता था, क्या होता था अध्यक्ष जी। इसीलिए परंपरागत कृषि, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जैसी अनेक योजनाओं से पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा हुई। सर की जानकारी में डाल देना चाहता हूं, अभी कह रहे गुजरात गुजरात गुजरात। सर एलईडी बल्ब के प्रयोग का प्रोत्साहन दिया, किसने दिया सर? इनके जहन में क्यों नहीं आई? 10 साल तक ये बिलों को फाड़कर फेंकते रहे प्रधानमंत्री के को। इनकी सोच में नहीं आई बिजली कैसे बचाई जा सके? कभी सोचा इन्होंने? कभी नहीं सोचा। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सोचा कि मार्केट से 1/3 रेट पर गरीबों को एलईडी बल्ब उपलब्ध कराया। वो एलईडी बल्ब इसीलिए आए कि बिजली की कंजम्पशन कम होगी। 70% बिजली देश में कोयला से बनती थी, कोयला से धुआं निकलता था, उसके कारण से पर्यावरण ज्यादा होता था। ये इनकी बुद्धि में कम आएगी नहीं, घर जाकर सोचेंगे लोग। सेक्रेटरी के किसी जॉइंट सेक्रेटरी को बुलाकर सलाह लेनी होती, वो उनको से ज्यादा सलाह दे देते कि 30 सेकंड में गाड़ी बंद करके चलाएंगे तो 10 टाइम्स प्रदूषण बढ़ेगा। मैं ये ऑथेंटिसिटी के साथ में हाउस को जानकारी देना चाहता हूं जो उन्होंने वो नौटंकी करने का काम किया है। इसलिए सर 156 मिलियन टन क्रूड ऑयल हमारे देश का बचेगा जब हम 80% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के माध्यम से काम करेंगे। सर 2070 तक जीरो एमिशन का लक्ष्य भारत की सरकार ने रखा हुआ है। सर मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी में देना चाहता हूं, विपक्षी और मेरा सौभाग्य है, देखो राहुल जी बैठकर मुझे सुन रहे कम से कम, तो शायद कांग्रेस के लोगों को कुछ सुदबुद्धि आ जाए कि आज तो वो सुन रहे थे हमारे नेता, तो हम भी सुनना शुरू कर दें, वरना आधे से ज्यादा बाहर ही रहते हैं जी। अध्यक्ष जी मैं दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक और चिंता का विषय है,
वायु प्रदूषण में फेफड़े, दमा इत्यादि से बचे एवं वृद्ध प्रभावित प्रदूषण। भाई सुन लेने दो, थोड़ी अकल आ जाएगी बेचारे के अंदर, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा भाई। सुन लेने तो, आज बैठे खुशकस्मी से ज्ञानवर्धन उनका भी हो जाएगा। तुम तो करते नहीं, तुम तो हम कर रहे हैं आज ज्ञानवर्धन। ये देश के लिए अच्छा है। देखिए, वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण से फेफड़े, दमा इत्यादि से बच्चे एवं वृद्ध प्रभावित होते हैं। प्रदूषण से प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख लोगों की मौत होती है। असंवेदनशील केजरीवाल सरकार प्रदूषण पर केवल विज्ञापन देकर और इतिश्री करना चाहती है। दिल्ली की एक सरकार है जिनको इन्होंने बैठाया था समर्थन देने के बाद, इन्होंने मामा फूफी के हैं। उसने कहा था बच्चों की कसम खाता हूं कांग्रेस का समर्थन नहीं लूंगा, चोरों की पंचायत है, और बाद में चोरों से मिल गया जी वो आदमी। इसीलिए AQI स्टैंडर्ड जो अगर आज है, सर मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं आंकड़ों पर नहीं जाना, मैं सीधा आगे आता हूं। सर मैं आपके माध्यम से पर्यावरण वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के जो मुख्य स्रोत हैं, सर दिल्ली पे अगर नहीं बोलूंगा मैं, पूरे देश की राजधानी है। लोग बाहर दिल्ली में रहते हैं, सभी राज्यों के, फोन करके पूछते हैं दिल्ली में हालत खराब है, क्यों, घर वापस लौट कर चले आओ। देश की राजधानी है, दुनिया में देश का नाम बदनाम होता है सर। इसलिए इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन दिल्ली में सर 18% है, व्हीकल पॉल्यूशन 35% है, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन 30% है, और पराली का पॉल्यूशन केवल 7% है। और वो महामहिम श्री 1008 नौटंकी लाल श्री केजरीवाल वो कहता है कि पड़ोसी राज्य कुछ कर ही नहीं रहे। मैं पूछना चाहता हूं सर उस दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि आपने पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कितनी बार मिले पराली के विषय में। आपने दिल्ली का भौगोलिक स्थिति बढ़ जाए, इंडस्ट्री बाहर चली जाए, एनसीआर बढ़ जाए, आगे जाने के बाद आपने कितनी चिंता की। दिल्ली में जब ये महामहिम आए थे तो दिल्ली में सर, एक मिनट खत्म कर रहा हूं सर, दिल्ली में 6300 6300 के लगभग बसें चला करती थी, और वो भी 10 साल पहले कॉमनवेल्थ के टाइम सीएनजी की बसें लाई गई थी। इस महामहिम ने, इस महानुभव ने, इस ज्ञानीवद ने, कानूनवद ने, इसने पिछले 7 साल में एक दिल्ली में सीएनजी की कोई बस नहीं खरीदी, ना उसका प्रयास किया है। दिल्ली सरकार द्वारा क्लीन फायर फ्यूल से वाहन चलाने के विषय में कोई कदम उठाया ही नहीं गया दिल्ली के अंदर भी सर। इसलिए सुचारू सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था डीटीसी की है जो दिल्ली सरकार के अधीन है। निजी लोग वाहन के लिए मजबूर। सर एक इकोनॉमी की सर्वे में सर दिल्ली का मामला है सर, अध्यक्ष जी, सभापति जी, जो भी स्मोक टावर की वो बात करता था, उस स्मोक टावर पे 20 करोड़ रुपए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का लगा दिया, और एक स्मोक टावर का वहां पर निर्माण हुआ। इसलिए सर कंस्ट्रक्शन के और डिमोलिशन वेस्ट के माध्यम से जो साइंटिफिक मेथड से वहां पर वो हल करना चाहिए। केवल 192 वाहन है दिल्ली में सर, इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने कभी पड़ोसी, सर मैं इस बात को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, पड़ोसी राज्य को 30 सेकंड में अपनी बात को मैं खत्म करूंगा सर। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के अनुसार दिल्ली में जोहर 22% कम हुए सर पिछले 7 साल में, 15% कम हुए सर। कहीं ग्राम पंचायत की जमीनें दिल्ली को एक्सटेंड करके वन क्षेत्र बढ़ाया जाए, ये दिल्ली के महानुभव ने कभी पूरा नहीं किया। दिल्ली में ग्रीन बेल्ट कम हो रहा है सर। नेशनल कैपिटल रीजन के माध्यम से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, पर्यावरण के माध्यम से जो मोदी सरकार ने दुनिया में भारत का नाम किया है सर। एक लाइन मेरी सर छूट गई, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे पर्यावरण के मुद्दे पर कुछ ऐसे मंदबुद्धि लोगों का ज्ञानवर्धन करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।